नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी 2022 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। उनके इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित देश के अन्य हिस्सों में धमाके गूंजने लगे। रूसी सेना ने हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। यह युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में देखा गया सबसे विध्वंसकारी संघर्ष है। युद्ध के अंत को लेकर प्रयास जारी हैं, लेकिन सफलता के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध के पीछे क्या कारण हैं और किस तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के गलत फैसलों की वजह से उसने अपने देश को इस युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों, जैसे स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक ही दिन अस्तित्व में आए, उसी तरह रूसी गणराज्य और यूक्रेन एक ही दिन वजूद में आए। ये दिन था 25 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत रूस का विघटन हो गया और 15 नए देश बने। इन 15 देशों में यूक्रेन और रूस भी थे। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत रूस दुनिया की दो ध्रुवीय व्यवस्था में साम्यवादी ब्लॉक का नेतृत्व करता था और अमेरिका इसका जबरदस्त कंपटीशन था। तब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कट्टर प्रतिद्वंदिता थी कि दोनों देश कई बार युद्ध के मुहाने पर आ गए। 1945 से लेकर 1991 के इस दौर को दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती है, लेकिन इस रेस में पूंजीवादी अमेरिका विजयी रहा और 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर यानी सोवियत रूस 15 देशों में बंट गया। इसके साथ ही अमेरिका पूरी दुनिया का अगवा बन गया। कई रूसियों ने इस घटनाक्रम को अपमान की घूंट की तरह पिया। तब रूस की हालत काफी कमजोर थी। उसे न चाहते हुए भी अपने साम्राज्य का पतन बर्दाश्त करना पड़ा। इधर यूएसएसआर के विघटन के बाद भी अमेरिका रूस को दबाता रहा। अमेरिका ने सैन्य संगठन नाटो के जरिए यूएसएसआर के अलग हुए देशों पर चारा डालना शुरू कर दिया और इन देशों को अपने प्रभाव में लेने लगा। दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने। 2004 में इन 15 में से 3 देश लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच चुका था, क्योंकि बाल्टिक क्षेत्र में स्थित ये 3 देश यूएसएसआर से निकले थे और इनकी सीमाएं रूस से मिलती थी। बता दें कि नाटो देशों के बीच ये समझौता है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे नाटो के सभी सदस्य अपने ऊपर हमला मानेंगे और अपनी मिलीजुली सैन्य शक्ति से जवाब देंगे। नाटो में अभी 30 देश हैं। इस तरह से नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब 1945 में सोवियत संघ के तब के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को एक तोहफे के तौर पर क्रीमिया दे दिया था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन और रूस अलग अलग हुए, तो दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसे सबसे आसान आक्रमण भी कहा जाता है, क्योंकि यूक्रेन ने बगैर जंग लड़े ही क्रीमिया दे दिया था और रूसी सैनिकों ने रातों रात ही इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इस हमले की दूसरी वजह अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना भी है। दरअसल रूस एक पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी तो रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को इस कारण नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करनी पड़ी, जिसमें $10 बिलियन का खर्चा आया। इसके जरिए रूस ने समुद्र से पाइपलाइन डालकर यूरोप को गैस की सप्लाई पहुंचाई थी। नई पाइपलाइन के बन जाने से यूक्रेन की कमाई खत्म हो गई और यह भी यूक्रेन के रूस से अलगाव की एक बड़ी वजह बनी। यह बात यूक्रेन के दोहरे चरित्र को भी दर्शाती है।
क्योंकि जब तक यूक्रेन को रूस से मोटा पैसा मिल रहा था तब तक वह रूस के साथ था, और जैसे ही पैसा मिलना बंद हो गया वैसे ही यूक्रेन रूस को छोड़कर नाटो में शामिल होने की जिद करने लगा। दोस्तों, इस हमले की तीसरी वजह यह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका और नाटो के साथ जाए, क्योंकि रूस का यूक्रेन से भावनात्मक रिश्ता है। रूस की नींव यूक्रेन की धरती से ही रखी गई थी। रूस की पहचान यूराल पर्वत श्रृंखला भी यूक्रेन से होकर ही गुजरती है। दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है। यहाँ हर 5 में से एक व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है। यहाँ पर रूस का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूर्व के हिस्से की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को रूस के करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के लोग खुद को यूरोप के नजदीक मानते हैं। इस देश में इसी प्रभुत्व की लड़ाई है। इसके अलावा कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की नजरें यूक्रेन के प्राकृतिक खनिज भंडारों पर है, जिसमें सबसे अहम लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले बैटरी के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका के इस देश में विशेष दिलचस्पी है। दोस्तों, 2019 में व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जो कि पेशे से एक कॉमेडियन और फिल्मी एक्टर थे। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए अपने देश को नाटो में शामिल करना चाहता था, और वह बार बार अमेरिका से जिद करने लगा कि उसके देश को भी नाटो का सदस्य बनाया जाए, और यही जिद यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बेहद नाराज हो गए। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो अमेरिका और नाटो के सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे, और यह उसके लिए एक समस्या हो सकती है। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में आश्वासन दे कि यूक्रेन और अन्य देश जो सोवियत संघ से अलग हुए हैं वो नाटो में कभी शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। 24 फरवरी 2022 को जब रूसी टैंकों का मुंह यूक्रेन की ओर खुला तो विध्वंस, तबाही और बर्बरता का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल यह नहीं है कि जंग में कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि इस युद्ध में अब तक हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, बोरी भर भर कर डॉलर झोंका जा रहा है और जंग की आग को ईंधन दिया जा रहा है। दोस्तों, विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा होने में कई साल लग जाएंगे, और इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जाहिर है कि यूक्रेन के लिए इस नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। यह चुनौती इसलिए भी और कठिन नजर आ रही है कि यहाँ महंगाई दर 10% से भी ऊपर है और निर्यात शून्य से करीब 30,000 करोड़ रुपए नीचे चल रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जंग में यूक्रेन की 18% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। वॉशिंगटन DC स्थित युद्ध अभ्यास संस्थान ISW की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने 2024 में यूक्रेन का 4168 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कब्जा लिया है। यह हिंद महासागर के देश मॉरिशस के आकार का 2 गुना और न्यूयॉर्क शहर के क्षेत्रफल का 5 गुना है। अल जजीरा के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में घोषणा की कि फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर के बाद से इस जंग में आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इस युद्ध में लगभग 12,654 से अधिक आम लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30,000 लोग घायल हुए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इस जंग के शुरू होने के बाद 2,520 बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में लगभग 62,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कुछ जानकारों का अनुमान है कि 2024 के दिसंबर तक कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, और इस जंग में यूक्रेन के 40,000 आम लोग मारे गए हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मरने वाले सैनिकों और आम लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर थल सेना से 90,785 बार अटैक किया है, जबकि रूसी एयरफोर्स ने 20,767 बार यूक्रेनी अड्डों पर हमले किए हैं। रूसी एयरफोर्स के हवाई और ड्रोन हमले की वजह से
10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार यूक्रेन में अभी 20 लाख लोग बिना घर के रह रहे हैं। रूस द्वारा भूमि पर कब्जा करने और आक्रमण के बाद के वर्षों में लाखों यूक्रेनियन अपने घरों से भागकर यूक्रेन के अन्य भागों में या अन्य देशों में चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के 2024 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार यूरोप में 63 लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें जर्मनी में लगभग 12 लाख, पोलैंड में लगभग 10 लाख और चेक गणराज्य में 3,90,000 शामिल हैं। अनुमान है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन अभी भी विस्थापित हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा 18 से 60 साल के पुरुषों को सेना में भर्ती किए जाने का आदेश दिया और पुरुष शरणार्थियों पर देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण महिलाएं और बच्चे अकेले पड़ गए हैं और अब यूक्रेन के लाखों महिलाएं व बच्चे रिफ्यूजी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो रिफ्यूजी कैंप में यूक्रेन के बच्चे और महिलाएं तस्करी और सेक्सुअल अटैक के शिकार हो रहे हैं। ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे या तो अभी भी भटक रहे हैं या फिर मानव तस्करी के शिकार बन चुके हैं। रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन छोड़ने वाले लाखों यूक्रेनी लोगों में लगभग अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्टर ने कुछ दिनों पहले ये चिंता जाहिर की थी कि बेघर हो रहे बच्चों की खरीद फरोख्त हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि हर 5 में से एक रिफ्यूजी महिला और लड़की रिफ्यूजी कैंप में सेक्सुअल वायलेंस का सामना कर रही है। दोस्तों, इस युद्ध की वजह से यूक्रेन की जीडीपी 35 से 40% तक कम हो गई है। रूसी बमबारी में ध्वस्त सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और नष्ट बिजली प्लांट्स के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर चाहिए। दोस्तों, आज यूक्रेन देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद भी वो नाटो में शामिल होने की जिद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास भी नहीं है कि रशिया, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, और वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कई बार यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इससे यूक्रेन देश में करोड़ों लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। फिर भी जेलेंस्की युद्ध समाप्त करने की बजाय अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों में आगे लड़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक व हथियारों की मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, अब इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनको समझाने का प्रयास किया, तो जेलेंस्की उनके साथ भी वाद विवाद में उलझ गए। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को इतना समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप अपने देश के लाखों लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं और आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। यह वह देश है जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है। दोस्तों, आज अमेरिका व रूस दुनिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अगर यूक्रेन को रूस से कोई देश बचा सकता है तो वह है अमेरिका। पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पंगा ले लिया है। अमेरिका और नाटो का साथ पाने के लिए जेलेंस्की ने रूस जैसे पुराने मित्र से दुश्मनी मोल ले ली, जिसका यूक्रेन के साथ भावनात्मक जुड़ाव था। और अब अमेरिका भी यूक्रेन को दिए गए 350 बिलियन डॉलर के बदले उसके नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए दबाव बना रहा है। दोस्तों, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चारों तरफ से फंस चुके हैं। उनके मूर्खतापूर्ण फैसलों की वजह से यूक्रेन देश पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुका है और वहाँ लाखों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। बड़े बड़े खुशहाल शहर खंडर में बदल चुके हैं। आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। दोस्तों, आज जो यूक्रेन देश के हालात हैं, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना नेता या प्रतिनिधि सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर हम एक ईमानदार व समझदार प्रतिनिधि चुनते हैं तो इसका फायदा पूरे देश व जनता को मिलता है। अगर जनता मूर्ख प्रतिनिधि चुनती है तो किसी भी देश की हालात यूक्रेन जैसी हो सकती है। धन्यवाद।